हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कैसे बना सकते हैं, किन किन रिएक्टेंट को यूज करके उनकी ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। बारी बारी उन सबके बारे में पढ़ेंगे। हर रिएक्शन की खास बात, रिएक्शन कंडीशन सबको डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं छोड़ेंगे जो हमें पता होनी चाहिए और हमें पता नहीं होगी इस लेक्चर के बाद में। चलिए अब बारी बारी पहले से शुरू कर, अगर मैं शुरू करूं पहले रिएक्शन से, अगर मैं शुरू करूं तो पहला है मेरे पास अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो ये पहली प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, किससे? अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, समझिए इस चीज को। पहले अगर मैं कोई अल्कोहल लूं और इसमें खास बात हमें ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल हैं, पहला मेन चीज हमें पता होनी चाहिए कि सिर्फ जो प्राइमरी अल्कोहल हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनकी अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं KMnO4 से पोटेशियम परमैंगनेट से, K2Cr2O7 से पोटेशियम डाइक्रोमेट से, या CrO3 इन एसिड, क्रोमियम ऑक्साइड एसिड के प्रेजेंस में, इन तीनों में से किसी को भी, ये तीनों के तीनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और तीनों के तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तीनों के तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो इन तीनों में से किसी को भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करूं तो मुझे मेरे मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ये बात सिंपल है, क्लियर है, मुझे समझ आ गई। ठीक है, अब इसमें एक खास बात, जो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्रोमियम ऑक्साइड जब एसिड की प्रेजेंस में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, जब क्रोमियम ऑक्साइड जब किसी भी एसिड की प्रेजेंस में जब वो यूज होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट। उसको हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, जोन्स रिएजेंट उसका नाम कहते हैं। अब ये जो तीनों के तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों मैंने यूज किए हैं, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या क्रोमियम ऑक्साइड है एसिड की प्रेजेंस में, इन तीनों को भी अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं, तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि जो इस रिएक्शन की हाईएस्ट यील्ड है वो KMnO4 से आती है। जो सबसे ज्यादा यील्ड आएगी प्राइमरी अल्कोहल को जब हम एसिड में कन्वर्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा यील्ड आएगी, जो आएगी वो आएगी KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पर। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ आ गई, अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम उसको रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी अल्कोहल की, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। और ये रिएक्शन पूरे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़े हुए हैं। प्राइमरी अल्कोहल से मिलते थे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें मिलते थे कीटोन, और टर्शियरी हमें रिएक्शन नहीं देता है, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ये बात हम पढ़े हुए हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड RCHO मेरे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर एल्डिहाइड की मैं इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं, अगर RCHO की मैं इन तीनों में से भी किसी से करवाता हूं तो भी मुझे एसिड मिलता है। RCHO में तो भी मुझे एसिड मिलता है। अगर मैं इन स्ट्रॉन्ग की भी रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे एसिड मिलेगा ही मिलेगा। पर इसको छोड़कर अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मेरे पास है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब जो कम पावरफुल है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो थोड़ा कम पावरफुल है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग्स रिएजेंट हो गया। ये लेक्चर हम पूरा पढ़ भी चुके हैं। टॉलरेंस रिएजेंट पे पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है हमने, फेलिंग रिएजेंट पे पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। ये किस लिए यूज होते हैं? ये हमें एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होते हैं। कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, वो हम बताने के लिए हम इन रिएक्शन को यूज करते हैं। क्योंकि ये जो टॉलरेंस टेस्ट है, ये टॉलरेंस रिएक्शन है, ये फेलिंग्स रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। और एल्डिहाइड जब टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट में रिएक्शन करेंगे, जब इनसे रिएक्शन करेंगे तो मुझे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। टॉलरेंस रिएजेंट से भी और फेलिंग रिएजेंट से भी मुझे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब फेलिंग रिएजेंट और टॉलरेंस रिएजेंट में होता क्या है, प्रेजेंट क्या होता है? तो जो फेलिंग रिएजेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं।
फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी, उन दोनों को बनाने के बाद उन दोनों को मिक्स करते हैं, उन दोनों को बनाने के बाद उन दोनों को मिक्स करते हैं। फैलिंग सोल्यूशन ए जो है वो है मेरा एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू। और एक्वस फैलिंग सोल्यूशन ए है मेरे पास एक्वस कॉपर सल्फेट, और पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट जो है, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट जो है वो है फैलिंग सोल्यूशन बी। तो जब फैलिंग रिएजेंट हम बनाते हैं तो सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी को बेस में मिक्स करते हैं, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी को मिक्स करके बनाते हैं बेस के अंदर, तो हमारे पास फैलिंग का रिएजेंट बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। और जब ये रिएक्शन हो जाता है, जब ये रिएक्शन हो जाता है तो जो हम इसका जो कॉपर का ब्लू कलर है ये चेंज होता है रेड के अंदर। फैलिंग रिएजेंट में इसका कलर चेंज होता है रेड के अंदर, ब्लू से चेंज होता है कलर रेड के अंदर। अब टॉलरेंस रिएजेंट मुझे पता है AgNH3 ट्वाइस OH, ये मेरे पास टॉलरेंस रिएजेंट है, ये मेरे पास टॉलरेंस रिएजेंट है। और इसमें क्या है, सिल्वर है मेरे पास। इस रिएक्शन होने के बाद जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो मेरे पास प्योर सिल्वर निकल के आती है, सिल्वर कलर की। टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे अगर सिल्वर कलर दिखने लग जाए, सिल्वर कलर टेस्ट ट्यूब में दिखने लग जाए इस रिएक्शन के बाद, तो मैं कहूँगा जी हाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट था उस रिएक्शन में, एल्डिहाइड प्रेजेंट था और कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हो गई है। ये बात मेरी सिंपल है। तो ये तो बात होगी मेरे पास अल्कोहल और एल्डिहाइड से हम किस तरह से बनाते हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड से हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन से करते हैं। यहाँ तक बात सिंपल क्लियर। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, जो एक्वस कॉपर सल्फेट जो फैलिंग रिएजेंट रिएक्शन से पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और जब रिएक्शन हो जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन चेंज हो जाती है +1 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है +1 में। सिमिलरली टॉलरेंस रिएजेंट में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और बाद में चेंज हो जाती है 0 में, बाद में प्योर Ag हमारे पास आता है चेंज हो जाती है 0 में। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इसके साथ ही ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन अल्कोहल और एल्डिहाइड की बात होगी हमारे, उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए। अब आते हैं सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे, एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से हमें किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, उनकी क्या खास बातें होती हैं, उनके बारे में बात। चलिए बच्चों, अभी सेकंड रिएक्शन है, सेकंड प्रिपरेशन जो मेरी कार्बोक्सिलिक एसिड से होती है, इसमें हम एरोमेटिक एसिड बनाते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं एल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन करवा के, एल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन करवा के। अब मुझे ये चीज़ तो पता है जो सिंपल बेंजीन है, सिंपल बेंजीन या कोई एल्केन है, उनकी ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती है, बहुत ही रेयर चांसेस में उनकी ऑक्सीडेशन होती है, नहीं तो वो सिंपल बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं जाती है, जो हमारे एल्केन है वो भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाते हैं। पर जब बेंजीन और एल्केन एल्काइल बेंजीन बनाते हैं, जुड़ के एल्काइल बेंजीन हमारे पास बनती है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है, वहाँ पे उनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है। और ऑक्सीडेशन उसको हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, और उसको विग्रसली ही जब हीट करते हैं, जब उसको हीट भी देनी पड़ेगी साथ में, जब उसको हीट देते हैं तब हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, तब हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। इसमें जो खास बात है हमें ध्यान रखनी है, जो हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा हो, बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा हो, जो ऑक्सीडेशन होगी, जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमेशा जो बेंजीन रिंग से अल्फा पोजीशन पे कार्बन है, जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन है वहीं पे ऑक्सीडेशन होगी, जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन है वहीं पे ऑक्सीडेशन होगी। तो चाहे टोल्यूइन था मेरे पास, टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन होगी, पहले पोटेशियम का सॉल्ट बना, बेंजोइक एसिड का COOK, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें मिला बेंजोइक एसिड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें मिला बेंजोइक एसिड। और चाहे प्रोपाइल बेंजीन था, लंबी चेन वाला बेंजीन थी, लंबी चेन वाली बेंजीन थी, वो भी पहले कार्बन के बाद से टूटेगी, उसकी ऑक्सीडेशन भी पहले कार्बन से ही टूटेगी, और हमारे पास वही सेम पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा और बेंजोइक एसिड बनेगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद। ये बात सिंपल है। तो ये बात हमें पहली बात हमें समझ आ गई कि टूटना जो क्लीवेज है, जो क्लीवेज होगी, जो टूटा जाएगा, जो बॉन्ड की क्लीवेज होगी, जो ऑक्सीडेशन होगी, या जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमेशा अल्फा कार्बन पे होगी। अल्फा कार्बन जो बेंजीन का होगा उस पे वो बेंजोइक एसिड बनेगा। ये पहली बात सिंपल है, पहली बात मुझे क्लियर होगी कि चाहे कुछ भी कंपाउंड हो, कुछ भी कंपाउंड हो, जो पहला कार्बन है, जो पहला कार्बन है वहीं से ऑक्सीडेशन होगी, वहीं पे ऑक्सीडेशन होगी। ये बात मुझे समझ आ गई, इसलिए बेंजोइक एसिड ही बन रहा है। ठीक है, ये बात सिंपल क्लियर। ठीक है, अब दूसरी मस्ट कंडीशन क्या है, दूसरी मस्ट कंडीशन क्या है जो मुझे पता होनी चाहिए कि जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन जो है बेंजीन से, जो अल्फा कार्बन है
बेंजीन के बाद जो अल्फा कार्बन है, मतलब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ऑक्सीडेशन होने के लिए एटलीस्ट उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं है एक भी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए इसके पास। इस कार्बन के पास जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना मस्ट है, तभी ऑक्सीडेशन होगी। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि ये जो अल्फा कार्बन का जो बेंजीन है, जो अल्फा कार्बन है जो बेंजीन के ऊपर, या तो वो प्राइमरी कार्बन हो या सेकेंडरी कार्बन हो, या तो प्राइमरी कार्बन हो या सेकेंडरी कार्बन हो। प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन ही हमारे पास ऑक्सीडेशन देते हैं। टर्शियरी कार्बन अगर यहाँ पे लगा होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कोई इस टाइप की बेंजीन है जिस पे ये कार्बन लगा है, अगर इसकी तीनों की तीनों पोजीशनों पे कोई भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों की तीनों पोजीशन पे कार्बन लगा है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, हमारे पास बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो इस टाइप का कार्बन अगर हमें कहीं दिखता है, इस टाइप का कार्बन अगर हमें कहीं दिखता है, तो हम कहेंगे जी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे जी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे पास कंसेप्ट में चीज़ बैठी होनी चाहिए कि हाँ, टर्शियरी कार्बन अगर लगा होगा बेंजीन के साथ, डायरेक्ट टर्शियरी कार्बन लगा होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी रिएक्शन कंडीशन लगा लीजिए, उस पर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ये बात सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज वहीं पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बन जाएगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बशर्ते यहाँ पे भी कोई एल्काइल ग्रुप ना लगा हो। अगर यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो उसकी भी CH3 की, अगर कोई और एल्काइल ग्रुप लगा है तो उसकी भी COH के अंदर ऑक्सीडेशन होगी। इसको छोड़ के ब्रोमीन, नाइट्रो, कोई और सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास एल्काइल बेंजीन है तो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। तो बच्चों ये थी पूरी के पूरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, 100% आपके हर डाउट को मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू।